नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है। एमआईक्यू क्वेश्चन की ये सीरीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और यह सीरीज हमारी यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए हमने इसका नाम एमआईक्यू रखा हुआ है। डेली करंट अफेयर में आप देखेंगे कि पर डे करंट अफेयर की इतनी घटनाएं घटती हैं कि हर घटनाओं पर नजर रख पाना मुश्किल है। और जरूरत यह भी होती है कि आप कितना पढ़ना है सफलता के लिए, उससे ज्यादा जरूरत यह भी होती है कि कितना नहीं पढ़ना है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो है डेली करंट अफेयर की जो है एमआईक्यू सीरीज लाया है। इसमें मैं ये प्रयास करता हूं कि आपको वही खबरों को दिया जाए, वही क्वेश्चन दिए जाएं जो ज्यादा संभावित है पूछे जाने की, न कि आपको तथ्यों को ज्यादा दे दिया जाए। ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य मेरा ये है कि उतना ही आपको दिया जाए जितने में आपका काम हो सके और आप अपने यूपीएससी या यूपी पीसीएस जिस भी चीज की आप तैयारी करते हैं उसमें आप सफल हो सके। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने जो है एमआईक्यू की सीरीज को शुरू किया है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करते रहें आप लोग, इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। और क्या चीजें आपको कैसे और भी लेनी है, कोई भी डाउट आपको आता है तो कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं, या हमारे संस्थान के दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग आकर के उसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम यानी EPRS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पहला कथन है इसमें कि इसे आयुध अनुसंधान और विकास प्राधिकरण तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। दो कथन दिए गए। तो फिर से ध्यान से आप कथन को देख लीजिए कि इसे आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। और पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो, ये कथन दिए गए हैं। तो बात करें अगर उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम के बारे में, तो यह हाल ही में इसका राजस्थान के पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया, तो जिस कारण यह चर्चा का विषय रहा था। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पोखरण से किया गया। और जब यह परीक्षण किया गया उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का, तो उसी सेट्स के हिस्से के रूप में एक अन्य आप देखेंगे जो है कि एरिया डेनियल मुनिसन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया उसी के साथ। और बात करें अगर ये पिनाका रॉकेट सिस्टम का, तो पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। और इसे आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। अब ये जो प्रयोगशालाएं हैं ये आप देखेंगे पुणे में स्थित है। तो पुणे में स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्राधिकरण तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा इसको विकसित किया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे दोनों कथन सत्य हैं, यानी एक और दो दोनों कथन है। चूंकि ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा C, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप, तो आपको ये दिख रहा है कि उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का राजस्थान के पोखरणगंज में सफल परीक्षण हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया। और परीक्षणों की उसी सेट के हिस्से के रूप में एरिया जो है कि आपको डेनियल मुनिसन का भी सफल परीक्षण किया गया, एडीएम जिसको बोलते हैं। मार्क 1 की रेंज जो आप देखेंगे 38 किलोमीटर आपको दिखाई देगी। और पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम भगवान
शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया, और आपके सेकंड ऑप्शन में वो रखा हुआ है। पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान यानी ARDE तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला यानी HEMRL द्वारा इसको विकसित किया गया। तो हमारे दोनों कथन उसमें आपको सत्य नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है और सेकंड नंबर क्वेश्चन कराएगा, हाल ही में गृह मंत्री ने गुजरात के किस जिले में सीमा सुरक्षा हेतु व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। फिर से ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिए आप कि हाल ही में गृह मंत्री ने गुजरात के किस जिले में सीमा सुरक्षा हेतु व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसी से संबंध में आ रहा है कि यह गुजरात में अभी व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो गृह मंत्री ने उद्घाटन किया। ये यहीं से आपको दो क्वेश्चन बनते हुए नजर आ, और चूंकि तीसरा क्वेश्चन एक तरह से आपको दिख रहा है जो हमने पूछा कि गुजरात के किस जिले में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है बनासकांठा, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नडाबेट में सीमा पर्यटन के लिए आप देखेंगे सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता हेतु भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वहां पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। तो कहां पर उद्घाटन किया गया? बनासकांठा में किया गया। तो गुजरात के जिला है एक बनासकांठा, और बनासकांठा में आप देखेंगे नडाबेट करके एक आपको सुरक्षा दिखाई देगी। वहां पे एक स्मारक है अच्छा खासा जो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है। वहां पर इस व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है बनासकांठा में। और यह देखेंगे जो व्यू पॉइंट बनाया गया है गुजरात में, यह गुजरात का पहला बॉर्डर पॉइंट है जहां आप देखेंगे बॉर्डर की फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। और नडाबेट व्यू पॉइंट के माध्यम से जहां इसको बनाया गया है हमें जवानों की कहानियों को जानने का मौका मिलेगा। इससे जो व्यू पॉइंट लगाया गया, साथ साथ इस परियोजना से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो ये गृह मंत्री ने गुजरात के किस जिले में सीमा सुरक्षा है तो व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो बनासकांठा में किया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। देखिए आपको उस व्यू पॉइंट को दिखाते हैं और कहां पे किया गया ये भी आपको समझ में आएगा। ये आपको एक फोटो दिख रही है नडाबेट, तो यहीं पर इसका व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह द्वारा। तो बनासकांठा जिले के नडाबेट में सीमा पर्यटन के लिए सीमा सुरक्षा को बढ़ाने हेतु इसका किया गया। और यह भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहीं पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया। और यह गुजरात का पहला बॉर्डर पॉइंट है। इससे हमें फायदा क्या होगा? तो जवानों की कहानियों को हमें जानने का मौका मिलेगा, साथ ही यहाँ पर राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे फायदा इससे होने वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि यह दिन वर्ष 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। दो कथन दिए गए हैं, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और न ही दो। ये चार आपको पॉइंट दिए हुए हैं। कथन हमारे दो हैं जिसमें से आपको लगाना है कौन सा सत्य है। तो ये जो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष ये 12 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। तो चूंकि ये पहला जो कथन इसमें दिया है कि प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, ये कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस आप देखेंगे 12 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि ऑप्शन पहले में हमें 15 दिखाई दे। तो ये पहला कथन हमारा असत्य है। फिर बात करें अगर ये मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस का, तो यह जो दिवस है यह 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा जो दूसरा वाला कथन है ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पहला वाला हमारा गलत है, लेकिन दूसरा कथन हमारा ये सत्य नजर आ रहा है। तो चूंकि पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर जो आपको मिलेगा वो होगा आप बी, यानी केवल दो इसका सही है, एक इसका गलत है।
फिर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 12 अप्रैल 2011 को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान को फिर से पुष्टि करना है कि अंतरिक्ष का योगदान भी होता है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में, ऐसी पुष्टि करना है। इसका उद्देश्य रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष दिवस का, यह उद्देश्य रहा है। इसका आपको सही उत्तर क्या मिल गया? बी, केवल 2। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए 12 अप्रैल को, तो प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह दिन वर्ष 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल 2011 को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो कभी यह भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पारित किया था। कब पहली बार पारित किया गया? तो 12 अप्रैल 2011 को इसको मनाने के लिए, इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। और इसका लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान की फिर से पुष्टि करना है। एक बार पुनः पुष्टि करना है कि अंतरिक्ष का योगदान सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए माता प्रसाद, बी है डॉक्टर ओम नागपाल, सी है प्रदीप कुमार जोशी और डी है डॉक्टर मनोज सोनी। 4 ऑप्शन आपको दिखे गए हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य थे, लेकिन अब वो जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है आप देखेंगे अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 में किया गया है। और 312 का अनुच्छेद कहता है कि संसद को संघ और राज्य के लिए एक या एक से अधिक देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार मिला हुआ है। किसको मिला है? तो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग होती है, यानी एक देश के लिए या राज्य के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग गठित करने का अधिकार मिला हुआ है, बनाने का अधिकार मिला हुआ है, वो संसद को मिला हुआ है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत ये मिला हुआ है। तो ये संघ लोक सेवा के आयोग के बारे में और साथ साथ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको जानकारी मिली। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? डॉक्टर मनोज सोनी को। अगर आपसे पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो संघ लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष जो थे सर रास बारकर थे। सर रास बारकर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, 1926 में बने और ये पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर आपसे पूछता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो अवधि होती है, कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। उम्र के अनुसार 65 वर्ष, अगर 65 वर्ष पूरी कर लेते हैं तो वो, अगर 6 वर्ष अवधि न भी पूरी कर लिए हो तो भी हटा दिया जाएगा। या तो आप 65 वर्ष या 6 वर्ष आपका ये कार्यकाल आपको दिखाई देगा। इसमें सही उत्तर क्या दिख रहा है आपको? डी, यानी डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर डी आपको मिला। देखिए ये है मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। इनको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। और इनमें एक जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनको 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने की जो है इनको अनुमति दी जाती है। ये पद धारण कर सकते हैं। और सर रास बारकर, जैसा कि हमने बताया, अक्टूबर 1926 में यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे। और 312 का अनुच्छेद कहता है संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित है, बनाने का अधिकार प्राप्त है। और सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती जो होती है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है। आईएएस, आईएफएस, आईआरए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं आपको जैसा कि पता होगा कि ये होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, हाल ही में चर्चित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस पुरस्कार को गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है।
दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये पूछ रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में। तो आपको बता दें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये प्रसिद्ध गायिका जो है लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है। और ये जो दीनानाथ मंगेशकर है लता मंगेशकर के पिताश्री हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसको शुरू किया गया है, लेकिन याद में किसके? लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है। अब हाल ही में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जा रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखिएगा, या आप जो ऑप्शन में देंगे तो आपको लगा देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हैं की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। और फिर आप देखें कि इस पुरस्कार को जैसा कि हमने बताया लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है। इसमें हमारे दोनों कथन सत्य हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों हमारे कथन सत्य हैं। तो यह पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? पहला पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी को, और किसके याद में शुरू किया गया? तो गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया। और पूछा जाता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसके नाम पर शुरू किया गया? तो ये आप कह सकते हैं कि इनके पिताश्री जो हैं दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर इसको शुरू किया गया। तो देखिए इसमें जो हमने बताया आपको ये पुरस्कार दिख रहा है, एक तरफ लता मंगेशकर के पिताश्री दिख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बीच में लता मंगेशकर दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार कब मिला? तो 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर मोदी को प्रदान किया गया। और पुरस्कार को मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया। अगर ये पूछा जाए कि ये प्रत्येक वर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के मार्गदर्शन हेतु शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो, उसे ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। साथ साथ इस पुरस्कार का एक उद्देश्य ये भी है, संगीत, नाटक है, कला है, चिकित्सा है तथा सामाजिक कार्य हेतु जो लोग हैं जो ये करते हैं उनको भी सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आपको इससे संबंधित जो तथ्य है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की इस बार संभावना दिखाई दे रही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की जाएगी? फिर से देख लीजिए, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है कनाडा। तो आपको बता दें कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी होगी ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। 2026 की राष्ट्रमंडल खेलों की बात चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा किया जाएगा। और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा ये 28 जुलाई से 5 अगस्त के बीच होगा। 2022 में जो राष्ट्रमंडल हो रहा है ये 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन हो रहा है। तो इंग्लैंड जो है इसमें जो बी वाला ऑप्शन दे रहा है, इस बार 2022 में इसका आयोजन कर रहा है, मेजबानी कर रहा है जो 2022 में। और ये राष्ट्रमंडल खेल जो है हर 4 साल पे मनाए जाते हैं, तो 2022 में इस बार आयोजित हो जाएगा, तो फिर 2026 में होगा। और 2026 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा मेजबानी होगा। और 2022 में मनाया जा रहा है, 28 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त के बीच में मनाया जाएगा, ये खेला जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। तो चूंकि ये 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बात कर रहा है, किसके द्वारा की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसके बारे में। और तो आपको दिख रहा है कि विक्टोरिया 2026 जैसा कि आपको दिख रहा है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करेगा। तो वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा होगा।
और बर्मिंघम यानी इंग्लैंड 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेलों के वर्ष 2022 के संस्करण की मेजबानी करेगा। और अगर आपसे पूछता है कि पहला राष्ट्रमंडल कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। और कहाँ किया गया? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? तो कनाडा में। तो पहला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। और 1930 से आप देखेंगे जब पहला इसका राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तब से हर 4 वर्ष बाद ये आयोजित किया जाता है। लेकिन बीच में सेकंड विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, उसके कारण वर्ष 1942 में और 1946 को छोड़कर 1942 और 1946 में ये देखेंगे नहीं आयोजित हो पाया था वह विश्व युद्ध के कारण। तो इन खेलों का आयोजन अब 4 सालों में होता है, बीच में 2 बार ये नहीं हो पाया था क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक, तो ये आपको अन्य तथ्यों में जानकारी रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग देखी गई। तो तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग देखी गई। और दूसरा है कि पामकिंग की उपस्थिति को पहली बार दक्षिण भारत में वर्ष 1891 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एच.एस. फर्गुसन द्वारा दर्ज किया गया था। 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2। तो ये 2 कथन 2 दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये हाल ही में आप देखेंगे तमिलनाडु में पहली बार एक दुर्लभ तितली पामकिंग देखी गई, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना रहा है। और यह भारत में आप देखेंगे जो पामकिंग तितली है, ये भारत में 1500 तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। उसमें से आप देखेंगे ये पामकिंग जो है 331वीं प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? 331वीं नंबर की प्रजाति है ये। और पामकिंग की जो उपस्थिति है, इसको पहली बार दक्षिण भारत में देखा गया था 1891 में, और ब्रिटिश वैज्ञानिक एच.एस. फर्गुसन द्वारा इसको दर्ज किया गया था। तो ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों हमारे कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। ये आपको फोटो इसका दिखाई दे रहा है तितली का। तो तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली पामकिंग देखी गई और यह भारत में 1500 प्रजातियों में से तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितली की 331वीं प्रजाति है। और पामकिंग की उपस्थिति को पहली बार दक्षिण भारत में वर्ष 1891 में ब्रिटिश वैज्ञानिक एच.एस. फर्गुसन द्वारा दर्ज किया गया। और पामकिंग निम्फैलिडे की प्रजाति से संबंधित है तथा ताड़, नारियल और कैलमस किस्मों के पौधों से भोजन प्राप्त करती है। और यह तितली आप देखेंगे भारत, म्यांमार, चीन, प्रायद्वीपीय मलेशिया और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया? फिर से देख लीजिएगा आप, हाल ही में किस संस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? ए है नीति आयोग, बी है परिवहन विभाग, सी है पंचायती राज विभाग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हाल ही में आप देखेंगे मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और तिपहिया जो इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं और बैटरी स्वैपिंग को अपनाने का समर्थन करने के लिए एक सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने जो है बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा तैयार किया है। तो इसका सही उत्तर आपको ए दिखेगा, यानी नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग। देखिए आप, तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है में बैटरी स्वैपिंग को अपनाने का समर्थन करने के लिए नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा तैयार किया। और नीति आयोग ने स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित देने का भी प्रस्ताव इसमें दिया है। तो उसका सही आपको उत्तर ए मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा गंगा क्रेस्ट 2022। गंगा क्रेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है? तो ये किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है गंगा क्रेस्ट, जो हाल ही में अभी चर्चा का विषय रहा?
तो ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, बी है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, सी है स्मार्ट सिटी मिशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बात बता दें कि यह दो गंगा क्रेस्ट 2022 है, यह जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है और ट्री क्वेज फाउंडेशन के साथ आप देखेंगे नेशनल जो है मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ने 2019 में गंगा क्वेस्ट नामक एक ऑनलाइन क्विज शुरू किया था। अब ये जो है जो क्विज ये 2019 में शुरू किया गया था, इसमें विजेताओं की घोषणा 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण के दिवस पर एक लाइव क्विज के साथ की जाएगी। तो इस पुरस्कार की घोषणा 2022 में की जाएगी और ये जो गंगा क्वेस्ट 2022 है ये आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। तो ये किसके तहत आयोजित किया जाएगा, किस मिशन के तहत? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। देखिए आप ये मिशन क्लीन गंगा तो ट्री क्रेज फाउंडेशन के साथ, तो आप ये भी ध्यान रखना कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ट्री क्रेज जो है फाउंडेशन के साथ मिलकर के जो है आप देखेंगे 2019 में गंगा क्वेस्ट नामक एक ऑनलाइन क्विज शुरू किया था और इसमें पूरा जो विजेता है उसकी घोषणा 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाएगा उसके अवसर पर एक लाइव क्विज के साथ किया जाएगा। और गंगा क्वेस्ट 2022 आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जैसा कि हमने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, कि बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्थान ने भागीदारी की? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय या नीति आयोग? तो बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ नीति आयोग ने भागीदारी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी नीति आयोग। देखिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर आशय से एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ये संभावित दिखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लगातार बने रहिए क्लास को, प्लीज शेयर भी करते जाएं आप लोग, और आपका सहयोग ही हमारा मार्गदर्शन होगा, बहुत आगे लेकर के आप लोगों को ही चलेंगे। और जैसा कि काउंसिल परिवार जिसलिए जाना गया है रिजल्ट देने के लिए, वो अब भी बरकरार है। तो आप लोग इसको देखते जाइए और विश्वास रखिए कि आपके परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर की क्लासें जो क्वेश्चन आएंगे, ये जो क्लास आप कर रहे हैं उसे बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सफल हो इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।